हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 अक्टूबर 2021 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो करियर्स क्लाउड को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन हम वो करंट अफेयर कवर कर देंगे जो आपको हर एग्जाम में काम आएगा। लेकिन हम करंट अफेयर किस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे? आपको डेली सेक्शन मिलेगा। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, एक क्विज होगा जो कि डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हर हफ्ते का आपको करंट अफेयर मिलेगा। हर हफ्ते में भी 3 सेक्शन होंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक क्विज होगा। क्विज जो है वो हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करो। मंथली करंट अफेयर्स होंगे जिसमें आपको 4 तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगी, जैसे कि एक तो डिटेल करंट अफेयर की, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स की, एक बेस्ट 100 करंट अफेयर्स वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ। इसका मतलब 2 लाइन में या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप करंट अफेयर को रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह के टॉपिक वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि पर्टिकुलर अगर किसी एक टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हो तो सिर्फ उसी टॉपिक की पीडीएफ उठा के उसको रिवाइज कर ले। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों सेक्शन सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से ही रिलेटेड होंगे, और इसका जो क्विज होगा वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, जितना भी पास्ट करंट अफेयर मतलब 2021 का जितना भी मंथ जा चुके हैं, उसका करंट अफेयर एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी मिल जाएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि एग्जामिनर यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट का करंट अफेयर यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और खास बात है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है करियर्स क्लाउड को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों का प्राइस ही बहुत कम है। लेकिन मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो 2022 में भी जो है वो एग्जाम देंगे और 2022 का करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो अभी इसको बाय कर लें, क्योंकि 2022 में लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अभी जो है वो 2022 का साथ में मिल रहा है आपको, और उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है। ASH10 कोड यूज करें, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी और नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 26 अक्टूबर 2021 का। लेकिन उससे पहले मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए। और पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 2021 पीस प्राइज फॉर द जर्मन बुक ट्रेड? तो याद रखना है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होगा, इसको और सिंपल कर देता हूं। इसको जर्मन बुक ऑफ ट्रेड पीस प्राइज कहा जाता है, या इसको ये भी कह सकते हो जर्मन पीस प्राइज भी इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जर्मन पीस प्राइज भी इसको कहा जाता है। एग्जामिनर दोनों तरह से आपसे पूछ सकता है। पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, या फिर जर्मन पीस प्राइज के नाम से जाना जाता है। 2021 के लिए किसको दिया गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन है जो कि जर्मन बुक पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनके द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, और ये अवार्ड इस बार मिला है एक जिम्बाब्वे की ऑथर को। और जिम्बाब्वे की वो आप कह सकते हो कि जो लेखिका हैं वो कौन है? उनका नाम है सित्सी सिस्सी दांगरेबेंगा, और आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो अगर आपको नाम थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है तो आप चाहे सित्सी याद कर ले, लेकिन फिर भी याद रखना है सिस्सी दांगरेम्बगा। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका चेहरा। जिम्बाब्वे की दांगरेबेंगा रिसीव्ड जर्मन पीस प्राइज। इनको जर्मन पीस प्राइज मिला है क्योंकि इन्होंने एक, आप कह सकते हो कि एक प्रकाशित किया है पेपर जिसका नाम था न्यू इनलाइटनमेंट। न्यू इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? इनलाइटनमेंट का मतलब होता है दोस्तों निर्वाणा, जिसको हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर यूज करते हैं। इनलाइटनमेंट का मतलब निर्वाणा, मोक्ष आप कह सकते हो। तो किस तरह से जो है वो जिम्बाब्वे के अंदर वायलेंस हुई, किस तरह से जिम्बाब्वे उभर के बाहर आया है उससे, तो उसके बारे में जो है वो लिखा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऐसी पहली ब्लैक या श्वेत महिला हैं जो कि जर्मन पीस प्राइज जीती हैं। तो ऐसी पहली ब्लैक महिला या श्वेत महिला जिन्होंने जर्मन पीस प्राइज जो है वो जीता है। और इन्होंने स्पेशली स्ट्रेस दिया है
कि किस तरह से जो हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आए हैं, जो काले और गोरे का भेदभाव है उससे बाहर निकल के आए हैं, और किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर वायलेंस हुई है, किस तरह से हम पूरी दुनिया के साथ लड़े हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और इवन इनकी जो पहली नॉवल थी, पहली नॉवल का इनका नाम था नर्वस कंडीशन, नर्वस कंडीशंस। तो नर्वस कंडीशन को जो है वो भी आप कह सकते हो कि इंग्लिश में पब्लिश किया गया था, और ऐसी पहली जिम्बाब्वे की ये महिला है जिन्होंने कोई बुक जो है वो इंग्लिश में पब्लिश की हो। तो ये भी आप याद रख सकते हो, नर्वस कंडीशन नाम की एक नॉवल जो है वो इन्होंने लिखी थी। और ये जो जर्मन पीस प्राइज है, ये आपने याद रखना है कि जर्मन पब्लिशर एंड द बुक सेलर एसोसिएशन है जर्मनी के अंदर, जो कि हर साल ये अवार्ड देती है, और ये फ्रैंकफर्ट बुक फेयर यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलाती भी है। और इसमें जीतने वाले को 25,000 यूरो की राशि जो है वो दी जाती है, लाइक जो पब्लिशर और बुक सेलर इकट्ठा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये किसी ऑथर को जो है वो अवार्ड दिया जाता है, इसलिए जर्मन बुक ट्रेड जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन जो बाकी आप नाम देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक भानुमति गीवाला का नाम देख रहे हो आप, इनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नाइटिंगेल अवार्ड ये नर्सिस को दिया गया, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो भानुमति गीवाला, वैसे तो बहुत सी नर्सिस है जिसको दिया गया, लेकिन एक नाम आपने यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है फिरोज फैजा, ये बांग्लादेश के हैं, इनको मिला है 2021 का चेंज मेकर अवार्ड, ये भी आप याद रखोगे, चेंज मेकर अवार्ड। मोहम्मद आजम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको मिला है नेशनल यूथ अवार्ड, नेशनल यूथ अवार्ड। और ये नेशनल यूथ अवार्ड जो है वो यूनियन यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जाता है, और अभी जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने ये अवार्ड दिया है, नेशनल यूथ अवार्ड मोहम्मद आजम को। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो है वो हम अगले सेक्शंस के ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन क्या है, हु वन 2021 FIM मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक रेस हुई थी, लास्ट रेस थी इस मोटो जीपी की, मतलब आप कह सकते हो ये मोटरसाइकिल रेस है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला 1 लिखते तो वो हमारे पास कार रेसिंग हो जाती, तो मोटो जीपी मतलब मोटरसाइकिल्स की रेसिंग है। और इसका जो लास्ट टूर्नामेंट था वो इटली के अंदर हुआ है, जिसका नाम था एमिलिया रोमाग्ना। एमिलिया रोमाग्ना बेसिकली जगह का नाम है, एमिलिया रोमाग्ना मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स। तो इसमें जो है वो कौन इसको जीत के जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है, ये मोटो जीपी की, मतलब ग्रैंड प्रिक्स, जीपी का मतलब है ग्रैंड प्रिक्स। तो आप मुझे बताएंगे ये नाम किसका है, और ये नाम हमारे पास है फैबियो, फैबियो क्वार्टारोरो। तो याद रखेंगे ए आंसर होगा फैबियो क्वार्टारोरो। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और आप कह सकते हो कि ये पहले फ्रेंच हैं या पहला बंदा है जो फ्रांस से बिलोंग करता है और मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। सिर्फ क्वेश्चन को स्लाइड से याद कर लें, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। एमिलिया रोमाग्ना रेस जीत के पूरा मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो किसने जीत लिया है, फैबियो क्वार्टारारो ने जीता है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से। ऐसे पहले फ्रेंच हैं जिन्होंने जो है वो कोई मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, मतलब मोटरसाइकिल की ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीती है, सिंपल क्वेश्चन है। और मोटरसाइकिल रेसिंग जो है वो ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 1949 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद रखें। और यहाँ पे आप उनका चेहरा देख सकते हो, और ये यामा की तरफ से जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, मतलब उनका मोटरसाइकिल चलाते हैं। और क्वार्टारारो जो है वो इसको जीत चुके हैं मोटो जीपी को, टाइटल फॉर फ्रांस, मतलब ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु वन फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रैंड प्रिक्स जो है वो यूएस वाली होने वाली है अभी रिसेंटली, तो हमने उसको कवर कर लिया क्वेश्चन को। और इसको किसने जीता है, तो फिर से लुइस हैमिल्टन का मेरे ख्याल से टाइम जो है वो काफी टाइम से अच्छा नहीं चल रहा, तो लुइस हैमिल्टन इसमें हार गए हैं। सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, वन एंड ओनली टाइम किसका स्टार्ट हो गया, मैक्स वर्स्टैपन का। इस साल बहुत ही अच्छा रहा मैक्स वर्स्टैपन का, और आप देखोगे लुइस हैमिल्टन से ज्यादा रेसेस किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। अगर आप पूरे साल का चार्ट देखो, मैं बहुत बार आपको दिखाता हूं, तो अगली रेस में मैं आपको पूरे साल का चार्ट भी दिखा दूंगा। तो मैक्स वर्स्टैपन ने इस रेस को जीत लिया, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे 2021 का जो हमारे पास ये रेसिंग हुई है, ये फार्मूला 1, ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास लुइस हैमिल्टन रहे हैं। और आपने एक बात और याद रखनी है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं मैक्स वर्स्टैपन, तो बेल्जियन डच प्लेयर हैं, तो याद रखोगे बेल्जियन डच प्लेयर है, डच प्लेयर है। और रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं, रेड बुल रेसिंग होंडा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लुइस हैमिल्टन है वो मर्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है।
तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्स वर्स्टैपेन का चेहरा, 2021 का साल बहुत ही अच्छा रहा और यूएस ग्रैंड प्रिक्स जो है इन्होंने जीत लिया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर और इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने जो है वो एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है हीजियान और शीजियान भी आप कह सकते हो, ऑन द प्लान्ड ऑर्बिट टू टेस्ट एंड वेरीफाई स्पेस डैब्रीज मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। तो मतलब आप कह सकते हो स्पेस में जो हमारा डैब्रीज रह गई हैं, जो टूटे फूटे पदार्थ रह चुके हैं वहाँ पे, जो अभी भी कूड़ा करकट वहाँ पे रह चुका है, चाहे वो किसी सैटेलाइट का है, चाहे वो कोई रिसर्च के लिए हमने वहाँ पे कुछ भेजा था वो फेल हो गया और वहीं पे उसके जो है वो पार्ट्स जो है वो रह गए हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए कि किस तरह से डैब्रिस को हम खत्म कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, तो एक सैटेलाइट इस कंट्री ने लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, हिजियान या शिजियान 21। और ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया दोस्तों, चाइना ने इसको जो है वो लॉन्च किया। चाइना का एक बहुत ही फेमस कैरियर रॉकेट है जिसके थ्रू जो है वो इसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 3B, लॉन्ग मार्च 3B। और स्पेस डेब्रिज आपको पता है, स्पेस के अंदर बेसिकली एक कूड़ा करकट आप कह सकते हो, तो एक ऐसी मशीनरी का टुकड़ा, या आप कह सकते हो एक ऐसा छोटा सा पार्ट जो स्पेस के अंदर रह गया हो और वो ह्यूमन के द्वारा जो है वहां पे पहुंचाया गया हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डैब्रीज। तो इसको आप कह सकते हो कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई डेड सैटेलाइट जो है वो वहां पे हो, ठीक है, आप कह सकते हो कोई फेल्ड मिशन हो, उसका कुछ पार्ट वहां पे रह गया हो, कोई छोटा सा पार्ट हो किसी भी रॉकेट का, वो वहां पे रह गया हो, तो उसको हमने खत्म करना है क्योंकि अभी जो है वो स्पेस को क्लीन अप करना है, हमने उसको भी साफ सुथरा रखना है, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इवन इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में एक स्टार्टअप है दोस्तों जिसका नाम है दिगांतरा, याद रख सकते हो, दिगांतरा, दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने इंडिया का पहला जो है वो स्पेस डेब्रीज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम क्या है, लिडार। तो ये याद रख सकते हो, दैट वर्क्स ऑन लिडार। ये कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, लिडार के ऊपर, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये कौन सी कंपनी ने बनाया है, दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है, कि वो जितनी भी डैब्रीज हैं, जितने भी ये छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं वहां पे मेटल्स के, तो उसको मॉनिटर करेगा, उसको ट्रैक करेगा, उसको देखेगा और इस तरह से हम जान सकते हैं कि इतना का मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है स्पेस में जिसको हमने साफ करना है। तो ये है दोस्तों, मतलब इंडिया का भी जो है वो इसके अंदर योगदान रहेगा आने वाले टाइम में। तो आप देख सकते हो चाइना सक्सेसफुली लॉन्च ए सैटेलाइट टू टेस्ट स्पेस डैब्रीज मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, और इसका नाम क्या है, शीजियान 21 या हिजियान 21। नेक्स्ट आते हैं, एक बुक लिखी गई है कमला हैरिस, फिनोमिनल वुमेन, ऑथर्ड बाय होम। तो आप कह सकते हो कि नाम से पता लग रहा है ये बुक किसकी बायोग्राफी हो सकती है, कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और ये बुक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं जिनका नाम क्या है, चिदानंद। तो याद रखोगे, चिदानंद राजगट्टा। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, डी हो गया, डी आंसर होगा। और बहुत ही सुंदर सा कवर पेज आप देख सकते हो, चिदानंद राजगट्टा, फिनोमिनल वुमेन, कमला हैरिस, ये उन्होंने बुक लिखी है। नाम से पता लग रहा है ये किसके बारे में है, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये बुक किसने पब्लिश की है, ये यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो, हार्पर कॉलिंस की तरफ से इस बुक को जो है वो पब्लिश किया गया है। और इसमें कमला हैरिस के जो भी लाइफ इंसिडेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। और कमला हैरिस एक मिक्स्ड रेस की वुमेन है, लाइक इंडिया और जमाइका से वो बिलोंग करती हैं। तो फर्स्ट इंडियन डिसेंट की पहली महिला जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने उस उपलब्धि को हासिल किया और किस तरह से कमला हैरिस ने अपनी आइडेंटिटी बनाई, पॉलिटिकल करियर जो है वो बनाया, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस तरह से वो लाइक आप कह सकते हो गवर्नर बनी, फिर आप कह सकते हो सेनेट में गई और फिर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, मतलब वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उन्होंने रन किया और वो जीत गई। तो मतलब सारी लाइफ के बारे में उनका लिखा हुआ है कि किस तरह से वो आगे पॉलिटिकल करियर को उन्होंने इस ऊंचाई तक पहुंचाया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी किसी ना किसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से ही जुड़े हुए राइटर्स हैं। जैसे डैन मोरेन का नाम देख रहे हो, डैन मोरेन ने भी कमला हैरिस के बारे में एक बुक लिखी है जिसका नाम है कमलास वे। क्या है, कमलास वे, एन अमेरिकन लाइफ। तो इसमें भी कमला हैरिस के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इवान ओसनोस, इन्होंने जो बाइडन के बारे में लिख दिया, जब ये जीते थे तब ये बुक्स लिखी गई हैं। जो बाइडन, अमेरिकन ड्रीमर, कि किस तरह से अमेरिका को आगे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। हंटर बाइडन जो बाइडन के ही बेटे हैं, इन्होंने एक अपना मेमोयर लिखा है कि किस तरह से जो है वो लाइफ में स्ट्रगल हुआ, किस तरह से आगे बढ़े। तो इस बुक का नाम था ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये याद रख सकते हो क्योंकि तीनों की तीनों बुक्स जो हैं एबीसी ऑप्शन में, वो तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच कंट्री लॉन्च्ड ए मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, साइराक्यूज 4A। तो आपने याद रखना है नाम क्या है, साइराक्यूज
4A, और ये एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये रिसेंटली जो है वो किसने लॉन्च की है, ये लॉन्च किया दोस्तों फ्रांस ने। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो फ्रांस ने एक मतलब उन्होंने अपना इंडिजीनियसली सैटेलाइट को तैयार किया, मतलब फ्रांस ने खुद ही इसको तैयार किया है और फ्रांस की जो आर्म्ड फोर्स है वो आराम से कम्युनिकेट कर सके अलग अलग एरिया में, सिक्योरली कम्युनिकेट कर सके, उनको किसी और का जो है वो यूज ना करना पड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो अपने सैटेलाइट के थ्रू वो अपनी बातचीत को जो आराम से टैकल कर सकें, तो उसके लिए उन्होंने इस साइराक्यूज 4 एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो मिलिट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा फ्रांस की सैटेलाइट का, और आप कह सकते हो अपने आसपास का जो एरिया है उसको ये कवर कर लेगा। इवन कोई अटैक भी होने वाला है तो ये ऑटोमेटिक है, खुद साइड में हट जाएगा और अपने आप को बचा भी सकता है। मतलब इसके अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, बहुत अच्छे एंटीनास, बहुत अच्छे सेंसर्स का जो है वो इसमें यूज़ किया गया है, और ख़ास करके मिलिट्री को हेल्प करेगा, फ्रांस की मिलिट्री को सिक्योरली एंड बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। तो याद रखना है, सिंपल नाम याद रखना है, साइराकॉस 4A। फ्रांस ने जो है वो इसको क्या किया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन, जो आप यूनाइटेड नेशन पढ़ते हो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ड किसने बनाया है, या वो वर्ड सबसे पहली बार जो वो किसने यूज़ किया है? क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन डे जो है वो मनाया गया, यूनाइटेड नेशन डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो शुरुआत है वो 24 अक्टूबर को की गई थी 1945 में, इसलिए यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं। तो ये वर्ड जो है वो किसने बनाया, तो उस टाइम पीरियड पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी दोस्तों, देखो जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई थी तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन जैसे यूनाइटेड नेशन है वैसे लीग ऑफ नेशन था। तो लीग ऑफ नेशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हो गया। आप देखो, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का काम था कि आगे से कोई वॉर नहीं होने देनी जो वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्रीज के बीच में हो। तो इसी तरह से वर्ल्ड वॉर टू होगी तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशन तो फेल होगी। जब लीग ऑफ नेशन फेल होगी तो यूनाइटेड नेशन वर्ड आया। तो आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल रहा क्योंकि उसके बाद कोई वर्ल्ड लेवल पे इस तरह की वॉर नहीं हुई। तो यूनाइटेड नेशन जो वर्ड है ये बेसिकली उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने जो है वो इस वर्ड की स्थापना जो है वो की थी। आप कह सकते हो सबसे पहली बार ये वर्ड जो है वो 1942 में 1 जनवरी को यूज किया गया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1939 से लेके 45 था। तो ये वर्ड की जो शुरुआत है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी, और 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो यूनाइटेड नेशंस को मनाया गया। ये मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा। और याद रखना है इस बार 76th एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थापना दिवस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का बनाया गया। और इसके चार्टर के ऊपर साइन करने वाली बहुत सी कंट्रीज हैं, सिग्नेटरीज बहुत से हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं था, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कंट्रीज के साथ साथ और भी कंट्रीज थी। और यूनाइटेड नेशन के बारे में खास तौर से याद रखोगे कि इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, और इसकी मेंबर कंट्रीज 193 हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्थापना मैं बता ही चुका हूँ कि 24 अक्टूबर को हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ फैजाबाद रेलवे जंक्शन? रेलवे जंक्शन का जो फैजाबाद रेलवे जंक्शन है उसका नाम क्या होगा? क्योंकि सब बच्चों को शायद पता होगा, अगर बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कि 2018 में एक हमारे पास जगह थी जिसका नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया था इन्होंने, प्रयागराज। प्रयागराज जो कि एक एंशिएंट नाम है, पुराना नाम है। और ऐसे ही एक जगह और थी जिसका नाम था फैजाबाद। तो फैजाबाद का इन्होंने नाम क्या कर दिया था, फैजाबाद का नाम कर दिया था अयोध्या। अयोध्या। तो इसका मतलब नाम क्या होगा, अगर आप यहां से ढूंढोगे भी तो नाम क्या होगा, अयोध्या कैंट रेलवे जंक्शन। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो अयोध्या आपको पता होना चाहिए, ये एक तरह की एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी थी उसकी जो कैपिटल थी वो अयोध्या थी, और अयोध्या थी मतलब जहां से जो भगवान राम है वो बिलोंग करते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी से। और इसको माना जाता है कि इस डायनेस्टी के अंदर ही भगवान राम का जो है वो जन्म हुआ था। और ये कौन सी रिवर के पास है, सरयू रिवर के पास है। कौन सी धार्मिक रिवर, सरयू रिवर के पास है। और 2018 का मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से नाम जो है वो इन्होंने दो जगह के चेंज कर दिए थे। और साथ ही साथ एक रेलवे स्टेशन था जो कौन सा था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन। ये भी आपने याद रखना है, उस टाइम पीरियड पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी इंडिया के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर ऐतराज भी जताया था कि मुगल सराय जो है वो बेसिकली मुगल्स के नाम से जो है वो दिया गया है, तो उसका नाम आप चेंज कर रहे हो। तो मुगल सराय का नाम जो है वो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया था, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। लेकिन ये 2018 की बात है, तो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है क्योंकि न्यूज़ को आप लिंक कर सकते हो।
तो अयोध्या कैंट जो है वो अब रख दिया गया है, लेकिन अभी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अप्रूवल नहीं आया, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जब अप्रूवल मिल गया उसी तरह से ऑफिशियल हमारे पास हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फैजाबाद जंक्शन को योगी आदित्यनाथ जी खुश नजर आते हुए। 2022 में इलेक्शन है यूपी में, और देखा जाएगा कि कौन किस तरह से जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अयोध्या कैंट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी और एक है ड्रोन डेस्टिनेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है कौन सी स्टेट के साथ, ताकि वो ड्रोन ट्रेनिंग जो है वो स्टेट के अंदर स्टार्ट कर सके। तो ड्रोन का जमाना है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एक हमारे मिलिट्री एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद से जो है वो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और ये रिसेंटली साइन अप किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और हरियाणा का एक इनिशिएटिव है जिसको हम कहते हैं दृश्य इनिशिएटिव। कौन सा? दृश्य इनिशिएटिव। तो इस दृश्य इनिशिएटिव का मतलब है ड्रोन इमेजिंग, याद रखना है, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा लिमिटेड। तो इसके अंदर ड्रोन ट्रेनिंग जो है वो हरियाणा के अंदर करवाई जाएगी, और साथ में योगदान कौन देगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी और ड्रोन डेस्टिनेशन जो है इसके अंदर अपना जो है वो योगदान देंगे। और आप याद भी रख सकते हो कि ये जो दृश्य इनिशिएटिव है दोस्तों, ये मतलब लाइक अलग अलग तरह के हरियाणा के अंदर सर्वे, अलग अलग तरह के मैप इमेजिंग करेगा मतलब, और इसके थ्रू जो है वो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को और भी इंप्रूव करेगा। तो आप कह सकते हो तीन एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो दृश्य है इसमें, एक ड्रोन डेस्टिनेशन है, एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है। ये तीनों मिलके जो हैं वो एक ड्रोन ट्रेनिंग जो है वो हरियाणा के अंदर प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसके कोर्सेज जो हैं वो क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे, एक प्रोफेशनल ड्रोन ट्रेनिंग जो है वो चलाएंगे। उसके लिए वो कोई एकेडमी भी खोल सकते हैं, वो कोई कोर्सेज जो है वो अलग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, वो ये ड्रोन ट्रेनिंग की जो है वो हम कई जगह पे हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि लाल डोरा जो चल रहा है आजकल, उसको खत्म करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। माइनिंग के लिए हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिनरल्स पड़े हुए हैं हमारे। फॉरेस्ट सर्वे हम कर सकते हैं, ट्रैफिक को जांच सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, कहीं पे फ्लड्स वगैरह आ गए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो सकता है। प्लानिंग कर सकते हैं, लाइक पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है डेंसिटी ज़्यादा है। तो बहुत जगह पे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, खास करके हरियाणा इसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये नई ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो आप कह सकते हो कि हेल्पफुल होगी, खास करके हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट इसके ऊपर योगदान दे रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि नई ड्रोन पॉलिसी जो सरकार ने लॉन्च की है, उसके तहत जो है वो इंडिया ने लाइक सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट बनना है ड्रोन्स के अंदर, खास करके एग्रीकल्चर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हेल्थ के अंदर, माइनिंग के अंदर। और आप याद रख सकते हो ड्रोन डेस्टिनेशन जो है वो न्यू दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये अमेठी के अंदर स्थित है दोस्तों, अमेठी यूपी के अंदर। और अमेठी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? ये है अभी स्मृति ईरानी जी की, इन्होंने राहुल गांधी को हराया था अमेठी से, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो देख सकते हो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, ड्रोन डेस्टिनेशन और हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव दृश्य, ये तीनों मिलकर ड्रोन ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। कौन सी स्टेट के अंदर? हरियाणा के अंदर। सिंपल क्वेश्चन। और हरियाणा के बारे में वैसे भी याद रखोगे, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है हमारे पास मनोहर लाल खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, क्योंकि ये पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, लेकिन रिसेंटली जो है वो किसके बनाए गए? हरियाणा के बनाए गए हैं। और साथ ही आप याद रखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा कालेसर नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों हरियाणा में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे? दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो वर्ल्ड पोलियो डे का थीम क्या है, और वर्ल्ड पोलियो डे किस दिन मनाया जाता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम क्या है दोस्तों? वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो, ये इसका क्या है? थीम है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? सी होगा। वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो, मतलब हम किसी ना किसी दिन जो है वो पोलियो को पूरे वर्ल्ड में किसी ना किसी तरह से खत्म कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये दिन है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि इस इन्फेक्शियस डिजीज को जो है उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकें, और खास करके जो 5 साल से कम बच्चे जो हैं वो इससे इफेक्टेड हैं, उसको हम बिल्कुल जो है वो क्या कर सके? खत्म करके ये इफेक्ट जो है वो बच्चों के अंदर खत्म कर सके, जो पोलियो का इफेक्ट उसमें दिखता है। और ये एक बंदे की बर्थ एनिवर्सरी भी है 24 अक्टूबर। किस बंदे की? जिसका नाम है जोनस साल्क। नाम याद रखोगे, जोनस साल्क। एक अमेरिकन जो है वो साइंटिस्ट हैं, आप कह सकते हो वायरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन जो है वो बनाने का काम किया था, पोलियो की वैक्सीन बनाने का काम किया था। और ये दिन रोटरी
बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है। थीम मैं बता चुका हूँ, वन डे वन फोकस, एंडिंग पोलियो, डिलीवरिंग एंड आर प्रॉमिस ऑफ ए पोलियो फ्री वर्ल्ड। पोलियो फ्री वर्ल्ड जो है वो हमने बनाना है, तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड एडिशन ऑफ नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 की जो है वो हुई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने जो है वो इसका उद्घाटन किया, आप कह सकते हो डिफेंस मिनिस्टर हमारे। और इस पूरे प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड अनमेन्ड रोड मैप फॉर इंडियन नेवी, मतलब इंडियन नेवी को और कैसे जो है वो हमने आगे बढ़ाना है उसके बारे में ये था। और इंडियन नेवी के जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में चर्चा की गई, क्या कैपेबिलिटी है उसके बारे में चर्चा की गई। तो इंडियन नेवी का ये लाइक कमांडर्स का जो है वो एक कॉन्फ्रेंस थी, आप कह सकते हो, जिसको राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया। और राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता ही है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट अमेंडेड इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2021। फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर उन्होंने एक इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो है वो बनाए हैं, जो कि इससे पहले 2016 के रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे थे, उसको अमेंड करके 2021 का बना दिया है। तो इन्होंने जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स की हैं कि एक नॉमिनल जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसकी मिनिमल वन टाइम फीस जो है वो क्या होगी। मिनिमल वन टाइम फीस जो कम्युनिकेशन नेटवर्क की होगी वो ₹1000 होगी पर किलोमीटर, ₹1000 किलोमीटर, और पूरे इंडिया में ये यूनिफॉर्म रहेगा। अदरवाइज पहले भी 1000 पर किलोमीटर ही था जो कम्युनिकेशन नेटवर्क की नॉमिनल वन टाइम फीस थी, लेकिन कई स्टेट्स जैसे कि गुजरात हो गया उसने अलग अलग फीस भी रखी हुई थी, एक्स्ट्रा चार्ज लगाते थे वो। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि ₹1000 पर किलोमीटर के हिसाब से ही जो है वो आपकी नॉमिनल फीस जो है वो रहेगी, और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के रिगार्डिंग होगी। ये टेलीग्राफ लाइन का अमेंडमेंट रूल 2021 का, आपने थोड़ा सा बस इसको पढ़ लेना है, अदरवाइज कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट है हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, वीईएम टेक्नोलॉजीज, आपने याद रखना है ये एक हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने एमओयू साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ कि हम जो है वो एक डिफेंस सिस्टम फैसिलिटी बनाएंगे, डिफेंस सिस्टम फैसिलिटी एक बनाएंगे। वो कहाँ पे बनाएंगे, वो लाइक आप कह सकते हो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है एक, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर, वहाँ पे बनाएंगे। ये 511 एकड़ की लैंड जो है वो यूज कर रहे हैं, इसमें 1000 करोड़ रुपया इस फैसिलिटी को बनाने में लगेगा। लेकिन इस फैसिलिटी का डिफेंस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये एक तरह की फुल फ्लेज्ड फैसिलिटी होगी डिफेंस के लिए, जिसमें मिसाइल्स भी होंगी, जिसमें नवल सिस्टम मतलब नेवी के इक्विपमेंट्स भी होंगे, इसमें ड्रोन्स भी होंगे, रडार्स भी होंगी, इंजन्स भी रख सकते हैं आप। मतलब आप कह सकते हो कि हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो डिफेंस से रिलेटेड है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि वीएम टेक्नोलॉजी बना रही है कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट 60th इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस रेजिंग डे जो है वो 24 अक्टूबर 2021 को बनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब स्थापित किया गया था, ये 1962 में जब इंडो चाइना की वॉर हो रही थी उस टाइम पे इसको स्थापित किया गया था। तो इसका मतलब ये उनका 60th एनिवर्सरी है, और 24 अक्टूबर को जो है वो इसका स्थापना किया गया था। और ये बॉर्डर एरिया जो हमारा है पूरा का पूरा लाइक लद्दाख से लेके अरुणाचल तक का उसको गार्ड करता है, उसमें पेट्रोलिंग करते हैं। और 3488 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की बॉर्डर है उसको पूरा का पूरा संभालते हैं। और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP के बारे में जरूर याद रखोगे, 1962 में इसकी स्थापना की गई और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, श्री संजय अरोड़ा, संजय अरोड़ा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स 2021 24 अक्टूबर को मनाया गया। तो फिर से ये जो डिप्लोमेट्स का रोल है पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए, लाइक जो हम अलग अलग जगह पे एम्बेसडर जो राजदूत जो अपॉइंट करते हैं, तो वो यही काम करते हैं कि दो कंट्रीज में शांति बनी रहे और दोनों कंट्रीज में आपस में रिलेशन जो है वो क्या हो, इम्प्रूव हो। तो वो डिप्लोमेट्स के बारे में ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 5th एनिवर्सरी थी इस बार, इसको जो हमने मनाया। नेक्स्ट, 14% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल लॉस्ट इन द 10 ईयर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसमें पैसा प्रोवाइड करता है इस रिसर्च के लिए। और इनका डाटा अगर हम देखें कि 2000 अगर आप देखोगे 9 से लेके 2018 तक जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो कोरल रीफ है वो क्या हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ख़त्म होते जा रहे हैं। लाइक आप कह सकते हो कि कई जगह पे 5% खत्म हुए, कई जगह पे 95% तक जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर ओवरऑल देखोगे तो 14% जो है वो कोरल रीफ्स का लॉस हो चुका है।
तो शायद काफ़ी विद्यार्थियों ने सुना होगा कि एक छोटी सी सिप्पी होती है शंख जैसी, तो उसको अगर आप तोड़ोगे तो उसमें एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसको हम कोरल रीफ्स के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास मिलेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया का जैसे मान लो ये मैप है, तो यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है। और इंडिया में 4 जगह पे कोरल रीफ्स आपको मिल जाएंगे। एक गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेगा आपको कोरल रीफ, और एक आपको मिलेगा लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, रन ऑफ कच्छ में। ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको कोरल रीफ्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से इस फंडिंग दी जाती है इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो याद रखोगे यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो एंगर एंडरसन हैं। कल भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। नेक्स्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस। फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस, उन्होंने एक बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ। मतलब वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जो बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में, तो उसके थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों को मिलेंगे, तो बेटर प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं उनको। तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसके एमडी और सीईओ कौन है? अतनु कुमार दास या अतानु कुमार दास। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। और साथ ही साथ आप याद रखोगे बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में की गई थी, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया 1969 में, जब पहली बार 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया तो उसके साथ बैंक ऑफ इंडिया भी किया गया था। नेक्स्ट, यूएस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखने वाला कुछ नहीं। और इससे पहले चाइना भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है, रशिया भी कर चुका है, तो यूएस से भी कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब यही है कि ये 5 गुना से भी ज़्यादा जो हमारी साउंड की स्पीड है उससे 5 गुना तेजी से चलती है। मतलब ऑलमोस्ट 6200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मतलब बहुत ही तेजी से मिसाइल जो जाती है। नेक्स्ट आते हैं 24 और 25 अक्टूबर का क्वेश्चन क्या था? बहुत ही सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का दोस्तों यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा मैप है। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे रेड सी है, नीचे गल्फ ऑफ एडन है, बीच में आप देख सकते हो बाब अल मांडव स्ट्रेट है जो 2 समुद्रों को आपस में अलग कर रही है, आप कह सकते हो जोड़ रही है, और साथ में 2 लैंड्स को भी आपस में अलग कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप सिंग सा देख रहे हो, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है देख सकते हो? एटीरिया है यहाँ पे, इथियोपिया है यहाँ पे सोमालिया आपको नजर आएगा, और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री नजर आएगा जिबूती। तो आप देख सकते हो ये 4 कंट्रीज जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। इसको आप याद कैसे करोगे? इस तरह से याद रखोगे, सीड के नाम से। सीड का मतलब, एस का मतलब सोमालिया, ई का मतलब एटीरिया, ई का मतलब इथियोपिया, डी का मतलब जिबूती। लेकिन अब इसमें कौन सी कंट्री जो इसका हिस्सा नहीं है? तो अगर आप सीड बनाओगे तो इसमें सोमालिया तो आप देखोगे है ही नहीं, लेकिन ई से कंफ्यूज हो जाओगे फिर कौन सी नहीं है? तो यार फिर आपको याद ही रखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। तो अपने याद रखना है इसमें इजिप्ट नहीं है, क्योंकि इजिप्ट तो आपको पता है, अगर आप मैप में देखोगे तो इजिप्ट तो यार यहाँ पे चला गया इसके ऊपर, क्योंकि रेड सी के बिल्कुल ऊपर जो है वो स्यूज कैनाल है, और उसको ऊपर यूरोप आपको मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, यूरोप मिलेगा। तो आपने बताना है यहाँ पे कि इजिप्ट जो है वो नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? इजिप्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अफ्रीका के कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो फिर से आज क्वेश्चन भी जो है वो अफ्रीका से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप? अभी मैं बता के हटाऊं इसका आंसर, तो आंसर देना आसान हो जाएगा आपको। तो अभी आप ध्यान से उसको सुन लें जो भी मैंने बोला है, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा कि अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग कर रहा है, और अफ्रीका और एशिया को कौन अलग कर रहा है, ये भी साथ में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यार लाइक करना वीडियो को, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मैं वेट कर रहा हूँ, कम से कम एक दोस्त को तो शेयर कर ही दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर आगे बूस्ट करेगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, प्यार बनाते रहें, और वीडियो जो है वो जल्दी सुबह अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी हेल्थ की वजह से जो वो अपलोड नहीं हो पा रहा, लेकिन जिस तरह से कोल्ड और फीवर बहुत ही जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही ठीक हो जाता है जल्दी से जल्दी वीडियो जो सुबह अपलोड हो जाएगा। और इसी तरह से मुस्कुराते रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।